सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल चॉकबोर्ड। तो बच्चा पार्टी आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्लास 9th एसएसटी पार्ट फर्स्ट। आई होप आप लोग को पिछले सारे चैप्टर्स क्लियर आउट हो गए होंगे और आज हम लोग हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बच्चा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक, तो भाई आई थिंक बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग को स्टार्ट करना चाहिए। और बच्चा प्लीज ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से पढ़ना, ठीक है। मैं हर एक चीज बिल्कुल डिटेल में बताने वाली हूँ भाई, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से हर एक टॉपिक को स्टडी करना, क्योंकि इन क्लास 10th आप लोग को फर्स्ट चैप्टर में कोई भी दिक्कत ना आए। दैट्स व्हाई आपको क्लास 9th के एसएसटी के सारे चैप्टर्स क्लियर आउट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इफ कोई भी डाउट होता है बच्चा तो आप लोग तुरंत मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है। तो चलो भाई हम लोग आगे चलते हैं फटाफट। देखो भाई, हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। जब हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे बच्चा, तो 1789 की बच्चा पार्टी जब हम लोग बात करेंगे तो 1789 से पहले हमारा जो पूरा का पूरा वर्ल्ड था फ्रेंच का, फ्रांस का मतलब की, ठीक है, वो क्या था, बिल्कुल ही डिफरेंट था। वहां के सिचुएशंस, वहां के सर्कमस्टांसेस कुछ अलग ही थे। लेकिन आफ्टर द 1789 बच्चा हम लोग पढ़ने वाले हैं कि 1789 के बाद किस तरीके का सर्कमस्टांसेस मेंटेन होता है फ्रांस, ठीक है। आई होप आप लोग को इतना क्लियर आउट हो गया होगा बच्चा। तो हम लोग अब आगे की तरफ जल्दी जल्दी चलते हैं। देखो बच्चा, अब यहाँ पे हम लोग को एक मॉर्निंग के बारे में पढ़ना है, मतलब सुबह के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई में 1789 में बच्चा, इन द सिटी ऑफ पेरिस, पेरिस की सिटी में वॉज इन स्टेट ऑफ अलार्म। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स, जो किंग थे, ठीक, वहां के, उन्होंने क्या किया बच्चा, कमांड किया अपने ट्रूप्स को कि वो सिटी से हट जाए, वो शहर से ही हट जाए, ठीक है। क्योंकि जो मैन एंड वुमेन है बोथ ने डिसाइड कर दिया था टू फॉर्म अ पीपल्स मिलिटिया, कि वो एक पीपल्स मिलिटिया फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे बच्चा पार्टी, पीपल्स मिलिटिया फॉर्म करेंगे, ठीक है। दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, उन्होंने नंबर ऑफ गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स को क्या किया था, तोड़ दिया था, तोड़ फोड़ मचा के रख दिया था सर्च ऑफ टाइम में, ठीक है। आगे की अगर हम लोग बात करें बच्चा, तो फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल, मतलब एक 100 लोगों से भी ज्यादा ग्रुप आया था जिन्होंने मार्च निकाला था टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी से। कहां से बच्चा, सिटी के ईस्टर्न पार्ट से। एंड स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन, ठीक। और उन लोगों ने क्या किया था बच्चा, कि जो राजा का महल था, किला था, किला के अंदर जो जेल वगैरह था, वहां पे आग लगाना, मतलब तोड़ फोड़ मचा दी थी। द बेस्टाइल वेयर दे होप टू फाइंड होर्ड एम्यूनिशन, मतलब पूरा क्या किए थे इन लोग की, ये लोग सोचे थे कि अगर राजा को कुछ करना है तो भाई सबसे पहले उनके किले पे हमला करो। किले पे हमला किया, उन लोग के प्रिजनर्स को पूरा, मतलब जिनको वो बंदी बना के रखे थे, एकदम पूरा तोड़ फोड़ मचा दिया, तहस नहस कर दिया पूरा उनके किले को, ठीक। इन द आर्म फाइट फॉलोड, और ये आर्म फाइट फॉलो हुई, जितने भी कमांडर थे बेस्टाइल के मारे गए, एंड द प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया गया। जितने भी बंदी लोग थे जेल के अंदर उनको क्या कर दिया बच्चा, रिलीज कर दिया गया। और जितने भी बेस्टाइल थे वो क्या हुए बच्चा, मार दिए गए, वॉज किल्ड, ठीक। इतना हम लोग ने स्टडी कर लिया, ये स्टार्टिंग का पॉइंट था, ठीक है। अब देखो बच्चा, इस स्टार्टिंग के पॉइंट से क्या हुआ बच्चा, कि यहाँ पे लड़ाई हुई राजा से रिलेटेड, राजा को हटाना चाहते थे लोग चाहते थे कि भाई अगर राजा को हम लोग कुछ भी करेंगे सबसे पहले उनके किले पे हमला करना होगा। लोगों ने किले पे हमला किया, किले पे हमला करने के बाद जितने भी प्रिजनर्स वहां बंद थे, वहां पे उन लोगों ने प्रिजनर्स को रिलीज करवा दिया और बेस्टाइल को किल कर दिया, कमांडर ऑफ बेस्टाइल को क्या कर दिया, मार दिया, ठीक है। आगे देखो, अब देखो बच्चा, यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। फ्रेंच सोसाइटी को पढ़ना है ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, ठीक। अब बच्चा जब हम लोग इस चीज की बात करेंगे ना, तो इन 1774 में, कब भाई, 1774 में एक लुइस एक्सफोर्थ नाम के आदमी थे, ठीक है। और एक्स वी वाई ऑफ द बर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे। बर्बन खाने वाले बिस्किट की बात नहीं हो रही है भाई, बर्बन डायनेस्टी, बर्बन फैमिली, ठीक। तो वहां से वो बिलोंग करते थे लुइस जी, ठीक। फैमिली के किंग थे, वो क्या थे बच्चा, किंग थे, असेंडिंग द थ्रोन ऑफ फ्रांस। ही वाज 20 ईयर ओल्ड, जब वो 20 साल के थे, कब, जब वो 20 साल की उम्र के थे तो उनकी शादी करवा दी गई, ठीक है। अब भाई जब वो 20 साल के हुए तो भाई उनको राजा भी घोषित कर दिया गया, उनको तो दो दी खुशी मिल गई। पहले एक खुशी क्या मिली कि भाई उनको किंग घोषित कर दिया गया फ्रांस का, और दूसरा क्या मिला कि भाई उनको मैरी, मतलब शादी करवा दिया गया उनका, किसके साथ, ऑस्ट्रियन की प्रिंसेस के साथ, ऑस्ट्रियन की राजकुमारी के साथ, जिनका नाम मारी एंटोनेट था, ठीक है, एंटोनेट था।
अपॉन हिज एक्सेशन, अब भाई इनको तो दो दो खुशी मिली। पहली चीज क्या कि इनको क्या बना दिया गया भाई, किंग बना दिया गया, ये मिली उनको पहली हैप्पीनेस। दूसरी हैप्पीनेस इनको क्या मिली कि भाई इनको क्या घोषित कर दिया गया, इनका शादी करवा दिया गया। अब भाई इनका तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। एक तो तुम राजा भी बना दिए गए हो, दूसरी चीज तुम्हारी शादी भी करवा दी गई ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनिन के साथ। अब बच्चा जब ये प्रिंसेस की बात करेंगे ना, तो प्रिंसेस ये जो थी वो बहुत ज्यादा खर्चीली थी, ये बहुत ज्यादा लग्जरी लाइफ जीती थी। मतलब कि इन द सेंस लग्जरी लाइफ इन द सेंस कि इनको खर्च करना बहुत पसंद था। ठीक, खर्चीली औरत थी एक तरीके से। ठीक, तो कुछ इनका भी कंट्रीब्यूशन था उस ट्रेजरी मतलब उस खजाने के खाली होने में। अब देखो भाई, जब दो दो खुशी मिली तो एक गम तो मिलना जरूरी ही था। अब किंग को एक गम क्या मिला कि भाई अपॉन हिज एक्सेशन द न्यू किंग, अब उनके न्यू किंग बनने की खुशी में उन्होंने क्या देखा भाई कि जो ट्रेजरी है, ट्रेजरी मतलब बच्चा, ट्रेजरी मतलब होता है, यहाँ पे बात हो रही है खजाने की। अब भाई जो खजाना था वो एम्प्टी था, एम्प्टी मतलब होता है बच्चा खाली था। अब तो ये हो गया झोलमाल भाई। यार तुम तो, मैं तो राजा भी बन गया हूँ और भाई मेरे परिवार वाले लोगों ने तो मेरी ऑस्ट्रियन के प्रिंसेस के साथ मेरी शादी भी करवा दी है। बट ये दो खुशी के साथ साथ यार अब मेरा जो खजाना है, ठीक, वो क्यों एम्प्टी है यार, क्यों ट्रेजरी पूरा एम्प्टी है, क्यों खाली है। देखो बच्चा पार्टी, यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। मेन क्वेश्चन यहीं से राइज होता है बच्चा कि व्हाट वाज द रीजन ऑफ एम्प्टी ऑफ ट्रेजरी, या मेन रीजन ऑफ एम्प्टी ऑफ ट्रेजरी। यहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत ज्यादा रेज होते हैं। आई होप आप लोग को इतना अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर देख लो बच्चा कि जो लुइस थे 1774 में इनको राजा घोषित कर दिया गया, बर्बन फैमिली से थे। ठीक, 20 साल की उम्र में इनकी शादी करवा दी गई ऑस्ट्रियन प्रिंसेस के साथ जिनका नाम मैरी एंटोनिक था। ठीक, प्लस ये जो मैरी एंटोनिक थी वो बहुत ही खर्चीली थी, मतलब ये बहुत ज्यादा लग्जरी लाइफ जीती थी, खर्च करना इनको पसंद था। ठीक, सस्ती चीजें इन्हें नहीं पसंद थी, बहुत ज्यादा एक्सपेंस करती थी। ठीक, अब भाई यहाँ पे क्या पढ़ना है कि यहाँ पे दो चीज मिली। पहली चीज तो ये कि ये किंग बने, पहली खुशी तो ये, दूसरी चीज इनकी शादी करवा दी गई, वो भी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस के साथ। ठीक, अब इनके साथ साथ देखा क्या इन लोगों ने कि भाई इनका जो तिजोरी है, मतलब कि जो खजाना है वो पूरा का पूरा खाली था। अब खजाना खाली होने की बात करें बच्चा, तो खजाना खाली होने में या ट्रेजरी के एम्प्टी होने में कुछ रोल प्रिंसेस ऑस्ट्रियन का भी था, मतलब मारी एंटोनेट का भी था, जो कि लुइस की वाइफ थी। ठीक, आगे देखो। अब भाई वही रीजन हम लोग स्टडी करके चल रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है ना बच्चा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तकरीबन 5 या 6 नंबर में। क्या पता आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द एम्प्टी ट्रेजरी। ट्रेजरी मतलब कि खजाना के खाली होने के लिए ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं। तो जनरली रीजंस बताने तो ऑफ कोर्स 3 रीजंस तो पूछेगा नहीं आपसे। ठीक, 5 या 6 पूछ सकता है। ठीक, तो मैं पूरे के पूरे 6 रीजंस लिखी हूँ भाई, आप लोग को ठीक समझ में आ जाएगा अच्छी सारी चीजें। देखो बच्चा, पहला रीजन तो ये था कि लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर। अब बच्चा जहाँ पे राजा महाराजाओं का शहर है, अब भाई जहाँ सरकार रहती है वहां पे भी लड़ाई झगड़ा होता ही है, और जहाँ सरकार नहीं रहती है, जहाँ डिक्टेटरशिप, मोनार्की, मिलिट्री रूल, ये सारी चीजें चलती है, वहां भी लड़ाई होती है। ठीक, अब जब भी बच्चा लड़ाई झगड़ा होगा तो कुछ ना कुछ तो भाई हम लोग उन सारे रिसोर्सेस का यूज करेंगे उस सारे लड़ाई झगड़ों से निपटने के लिए। ठीक, तो बच्चा जब हम लोग फाइनेंशियल रिसोर्सेज का यूज करेंगे तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी क्या होने लगे बच्चा, फ्रांस के खत्म होने लगे। पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया कि बच्चा जितने भी जो बड़े से महल के राजा थे लुइस, ठीक, अब वो वर्सिलिस में रहते थे, एक पैलेस में रहते थे, इमेंस प्लेस था ऑफ वर्सिलिस का, मतलब कि बहुत बड़ा महल था। अब जब वहां पे रहते थे बच्चा पार्टी, तो उस पूरे के महल को मेंटेनेंस कॉस्ट भी तो चाहिए ना। अगर आप एक मशीनरी भी लेते हो बच्चा पार्टी, ठीक, तो आप उसको मेंटेन करते हो कि नहीं। अगर आप एक बाइक भी लेते हो, एक कार भी लेते हो, तो उसको लेके जाते हो ना भाई सर्विस के लिए। ठीक, तो वैसे भी भाई वो वर्सिलिस इतना बड़ा महल था बच्चा, तो कुछ ना कुछ तो मेंटेनिंग कॉस्ट आएगा ही, कुछ ना कुछ। क्या तो बच्चा वो इमेंस सबसे बड़ा वर्सिलिस था जिसपे की मेंटेनिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा आता था। तो जो कॉस्ट था मेंटेन करने का, एक्स्ट्रा वेगेंट कोर्ट एट द इमेंस प्लेस ऑफ वर्सिलिस। फ्रांस हैव द 13 अमेरिकन कॉलोनी। सब जो फ्रांस था बच्चा, वो 13 अमेरिकन कॉलोनीज का क्या करता था बच्चा, हेल्प करता था इंडिपेंडेंस को गेन करने में। ठीक, अब बच्चा देखो यहाँ पे तो
फ्रांस क्या था, हेल्प करता था किसको, अमेरिकन कॉलोनीज को, ठीक, क्योंकि ब्रिटेन क्या कर दी थी, अमेरिकन कॉलोनीज पे कब्जा करके बैठी थी, ठीक। अब बच्चा जब ब्रिटेन और फ्रांस, अमेरिका, मतलब कि फ्रांस और ब्रिटेन दोनों एक दूसरे के दोस्त मतलब दुश्मन थे, ठीक। अमेरिका के ऊपर ब्रिटेन ने कब्जा करके रखा था, तो अमेरिका भी क्या हुआ, ब्रिटेन का दुश्मन हुआ, ठीक। इन दिस पॉइंट जो फ्रांस और अमेरिका थे वो क्या हुए, दोस्त हुए, ठीक। उनका दुश्मन क्या हुआ, ब्रिटेन हुआ, एक। तो फ्रांस ने क्या किया बच्चा कि बहुत ज्यादा अमेरिकन कॉलोनीज को हेल्प किया बच्चा, 13 अमेरिकन कॉलोनीज को हेल्प किया इंडिपेंडेंस पाने में, किससे, कॉमन एनिमी। कॉमन एनिमी इन द सेंस क्यों यहाँ पे यूज किया, क्योंकि जो फ्रांस का दुश्मन था और अमेरिका का दुश्मन था वो कौन था, ब्रिटेन था, ठीक। तो जब दुश्मन एक थे तो दोस्त क्या हुआ, फ्रांस और अमेरिकन दोस्त हो गए, ठीक। तो फ्रांस ने क्या किया, हेल्प किया अमेरिका के 13 कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस दिलाने में, किससे, ब्रिटेन से। आई होप आप लोग को इतना क्लियर आउट हो गया होगा ये 3 पॉइंट। आगे की तरफ चलते हैं बच्चा। द वॉर एडेड मोर देन अ बिलियन लिवर्स। लिवर्स मतलब ये नहीं कि किडनी वगैरह की बात हो रही है, फेफड़े वगैरह की बात हो रही है, नहीं, कोई भी बॉडी ऑर्गन की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, लिवर्स इन द सेंस की करेंसी की बात हो रही है बच्चा, ठीक। तो द वॉर एडेड मोर देन अ बिलियन लिवर्स टू अ डेब्ट, मतलब कि बहुत ज्यादा कर्ज में डूबे थे वॉर की वजह से, डेट had already risen more than 2 billion lenders. जितने भी lenders थे who gave the state credit now began to charge 10% interest on loan. interest लोन भी लेना स्टार्ट कर देते, कितने परसेंट पे, 10% पे, हाई परसेंटेज रेट था इंटरेस्ट, मतलब ब्याज लेने का। रेगुलर एक्सपेंस होते थे, क्यों भाई, जब तुम उतने बड़े रह रहे हो, वहां के राजा हो, तो वहां की आर्मी को तुमको ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को मेंटेन करना होगा, कोर्ट को रन करवाने के लिए, गवर्नमेंट ऑफिसेस को रन करवाने के लिए, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस, इन सारी चीजों को रन करवाने के लिए कुछ ना कुछ तो करवाना ही, मतलब एक्सपेंस करना ही होगा, ठीक। जो स्टेट वाज फोर्स्ड, अब भाई इन सारे चीजों के लिए, इन सारे चीजों की वजह से, अगर हम लोग यहाँ तक की बात करें बच्चा, तो इन सारे चीजों की वजह से क्या होता था, बहुत ज्यादा एक्सपेंस हुआ, ठीक है। अब एक्सपेंस होने की वजह से भाई ट्रेजरी पूरा का पूरा खाली हो गया, मतलब खजाना पूरा का पूरा खाली हो गया। अब भाई उस खजाना को भरने के लिए लुईस डी ने सोचा कि क्यों नहीं हम लोग टैक्स इंक्रीज कर दें, ठीक है। द स्टेट वॉज फोर्स टू इंक्रीज टैक्स, टैक्स तो था ही, लेकिन अब उन्होंने क्या सोचा कि भाई हम लोग को क्या करना है, टैक्स को बढ़ा देना है, टैक्स को इंक्रीज कर देना है, ठीक है। आई होप आप लोग को इतने सारे पॉइंट्स अच्छे तरीके से क्लियर आउट हो गए होंगे। आगे की तरफ चलते हैं। आगे यहाँ पे बात हो रहा है बच्चा कि फ्रेंच सोसाइटी को डिवाइड कर दिया गया था 3 स्टेट्स में, एंड ओनली मेंबर्स ऑफ 12 स्टेट्स पे टैक्सेस। 3 स्टेट्स में, मतलब 1 2 3, ये 3 स्टेट्स में बांट दिया गया था फ्रेंच सोसाइटी को, जिसमें कि जब जो ये थर्ड स्टेट था बच्चा, सिर्फ यही क्या करता था, टैक्स को पे करता था। ये तो गलत है यार, जब तुम फ्रेंच सोसाइटी को तीनों स्टेट में डिवाइड किए हो तो भाई तीनों को टैक्स पे करना चाहिए, ठीक। लेकिन टैक्स कौन पे करता था, सिर्फ थर्ड स्टेट्स पे करता था। अब ये फर्स्ट में कौन आता था बच्चों, तो फर्स्ट में आ जाते थे हमारे क्लर्जी लोग, क्लर्जी इन द सेंस कि जितने भी चर्च के प्रीस्ट, फादर्स वगैरह रहते थे वो आ जाते थे। नोबैलिटी मतलब रूलिंग पार्टी आ जाती थी, नोबैलिटी पेट, ठीक। नोबैलिटी रूलिंग पार्टी इनको कहते हैं, रूलर्स, ठीक। टैक्स कौन पे करता था, जितने भी बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर जितने भी पीजेंट्स रहते थे, उनको क्या था भाई कि आप लोग क्या करोगे, टैक्स पे करोगे, सिर्फ यही क्या करते थे, टैक्स को पे करते थे। बाकी ये जो क्लर्जी लोग थे, नोबैलिटी लोग थे, वो पे ही नहीं करते थे, ठीक है। अब देखो बच्चों, जो सोसाइटी थी वो स्टेट्स वाज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम की पार्ट थी। फ्यूडल सिस्टम इन द सेंस बच्चा कि देखो भाई फ्यूडल सिस्टम मतलब होता क्या है। जब हम लोग फ्यूडल सिस्टम की बात करेंगे तो जैसे कि यहाँ पे मैं समझा देती हूँ आप लोगों की, ये देखो पूरा का पूरा फ्रांस है। अब फ्रांस में बच्चा बहुत सारे अलग अलग टेरिटरीज रहेंगे, अलग अलग स्टेट्स रहेंगे, तो एक राजा एक ही जगह को ध्यान रख पाएगा ना, पूरे जगह तो ध्यान नहीं रख पाएगा। तो उसने किया था बच्चा कि उसने मैनेजर्स को बैठा दिया, जैसे कि यहाँ पे तो खुद राजा रूल कर रहा है, ये हमारे होंगे किंग, और यहाँ की बच्चा अगर इन 3 जन की बात करें तो यहाँ पे कौन थे, एज अ मैनेजर बैठते थे, जैसे कि राजा, छोटे राजा बैठते थे, ठीक है, अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो, ठीक। तो यहाँ पे ये छोटे छोटे राजा काम करते थे, उस टेरिटरी को संभालते थे, ठीक। तो फ्यूडल सिस्टम चलता था। Term old regime is also used to describe the society and institutions of France before 1789. आगे देखो, जो मेंबर्स थे फर्स्ट 2 स्टेट्स के, दैट इज क्लर्जी। अब बच्चा जो पहले जो मतलब ये फर्स्ट लोग थे, देखो स्टेट्स तो हमारा फ्रांस का जो सोसाइटी था वो कितने में डिवाइडेड था, 3 स्टेट्स में डिवाइडेड था। पहले में आते थे बच्चा क्लर्जी लोग,
दूसरे में आते थे भाई नोबैलिटी के लोग, और तीसरे में आते थे बच्चा जैसे कि पीजेंट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, ये लोग आते थे थर्ड में। ठीक, तो जो पहले फर्स्ट टू स्टेट्स दैट इज क्लर्जी लोग थे और नोबैलिटी लोग थे, जो कि एंजॉय करते थे प्रिविलेजेस बाय बर्थ, मतलब कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ये सारे सिस्टम को वो एंजॉय करते थे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था ऑफ दिस वाज एग्जेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट। अब ये जो क्लर्जी लोग थे और नोबैलिटी के लोग थे वो कोई भी तरीके का टैक्स पे नहीं करते थे, इनफैक्ट टैक्स को लिविड करते थे, मतलब कि इम्पोज करते थे, और पीजिंग्स भरते थे टैक्स। नोबल्स फर्दर एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस। अब नोबल्स क्या करते थे, फ्यूडल के प्रिविलेजेस को एंजॉय करते थे। फ्यूडल प्रिविलेजेस इन द सेंस बच्चा यहाँ समझो, ठीक, ये देख रहे हो भाई, यहाँ पे अलग अलग टेरिटरीज में बताया ना कि भाई एक राजा बैठता है, फिर उसके बाद अलग अलग टेरिटरीज में छोटे छोटे राजाओं को, अपने मैनेजर्स को बैठा देता है उन सारी टेरिटरीज को संभालने के लिए। ठीक, और जितने भी आप कमाओगे आप जाके राजा को दे दो। और जो टेरिटरीज मतलब जो छोटे छोटे राजा रहते थे, जो मैनेजर्स रहते थे, वो किस तरीके से कमाते थे, वो स्मॉल पीजेक्स, मतलब जो थर्ड स्टेट्स, थर्ड लोग में आते थे ना, पीजेक्स, इंडस्ट्रीज, बिजनेसमैन, उन लोग से वो कमाते थे। ठीक है, वो खुद का कुछ नहीं लगाते थे, उन लोग से लेके जाके राजा को पे कर देते थे। ठीक, यहाँ पे देखो जितने भी नोबल्स थे फर्दर एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस। ये इंक्लूड करता है फ्यूडल ड्यूज which they extracted from the peasants। अब भाई पीजेंट्स को पूरे तरीके से लोग क्या करते थे, चूस लेते थे। ठीक है, टैक्स पीजेंट्स को पे करना है, ठीक, सारा चीज पीजेंट्स को करना है। भाई क्लर्जी नोबैलिटी लोग क्या करेंगे, आराम से प्रिविलेजेस ऑफ बर्थ को एंजॉय करेंगे। ठीक, आगे की तरफ चलते हैं। थर्ड स्टेट पीजेंट्स आर ऑब्लिगेड टू रेंडर सर्विसेज। अब भाई वो अपने सर्विस को रेंडर करते थे, प्लस वो टैक्सेस भी पे करते थे, प्लस वो जितने भी फूड ग्रेन्स वगैरह उगाते थे उनको भी ले जाके रख देते थे। ठीक है, टू वर्क एंड फिल्म्स, टू सर्व इन द आर्मी और टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड्स। द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड एक शेयर ऑफ टैक्सेस। अब देखो बच्चे यहाँ पे टैक्स की बात की जा रही है कि कौन सा टैक्स, कौन से टैक्स को कौन पे करेगा, कौन सा टैक्स कौन लिमिट करता है, कौन टैक्स पे करता है, ऑल द थिंग्स यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। तो जो चर्च थे, मतलब जो क्लर्जी लोग थे, वो एक्सट्रैक्ट करते थे शेयर ऑफ टैक्सेस को, कॉल्ड थिथिस, फ्रॉम द पीजेंट्स। एंड फाइनली ऑल मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट्स हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। और जो थर्ड स्टेट्स के जितने भी मेंबर्स रहते थे, मतलब कि जितने भी बिजनेस मैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, या फिर जितने भी पीजेंट्स रहते थे, उनको टैक्स को पे करना रहता था। ये इंक्लूड करता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या होता है बच्चा, कि कॉल्ड टेली, एंड द नंबर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स व्हिच वर लेविड ऑन द आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजम्पशन, जैसे कि सॉल्ट, टोबैको, या एवरीडे कंजम्पशन पे क्या लगता था बच्चा, इनडायरेक्ट टैक्स लगता था, जैसे कि हमारे टाइम में जीएसटी लग रहा है। ठीक है, और डायरेक्ट टैक्स बच्चा कॉर्पोरेट टैक्स, किसी की प्रॉपर्टी पे रहता है, ये सारे क्या होते हैं, डायरेक्ट टैक्स होते हैं। द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ स्टेट थ्रू वाज बोर्न बाय द थर्ड स्टेट अलोन। अब भाई जो बर्डन था टैक्स वगैरह पे करने का, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का, वो पूरा का पूरा बर्डन किस पे चल गया था बच्चा, थर्ड स्टेट्स, मतलब कि बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट और पुअर पीसेस के ऊपर वो पूरा का पूरा बर्डन चल गया था फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का। ठीक, अब इस आगे के पार्ट को बच्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को यहाँ तक सारी चीजें क्लियर आउट हो गई होंगी। ठीक, कल मैं पढ़ाने से पहले आपको फिर से ये पूरे के पूरे पॉइंट को एक अच्छे तरीके से समराइज कर दूंगी, ताकि आप लोग को आगे की चीजें समझने में किसी भी तरीके की डिफिकल्टीज ना हो। और तब भी कोई डाउट होता है बच्चा तो आप लोग कमेंट करके पूछ लेना, और प्लीज ये चैप्टर के पॉइंट्स को और जो भी मैंने आपको ट्रेजरी के एम्प्टी होने के रीजंस बताए, उन सारी चीजों को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस बनते हैं, और वो क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, तो भाई अब हम लोग मिलते हैं डायरेक्टली नेक्स्ट क्लास में, मतलब पार्ट 2 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के। एंड बच्चा पार्टी, बाय।